दानापुर का नाम सुनते ही सबसे पहले तो अनुशासन की बात होती है। अनुशासन क्यों होता है ये आपको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? तो इस देश में सुरक्षा को लेकर के जितनी भी बातें की जाती हैं उसमें दानापुर का योगदान सबसे बड़ा है। इस देश की रक्षा सुरक्षा में जो थल सेना का सबसे बड़ा केंद्र कहा जाता है वो दानापुर में है। और इसलिए यहाँ अनुशासन की बात होती है, यहाँ सेना की बात होती है, यहाँ सम्मान की बात होती है। और कहीं ना कहीं दानापुर क्षेत्र इसके लिए जाना जाता है। दानापुर छावनी का कौन परिचित नहीं है। हो सकता है कि हिंदुस्तानी अवाम पार्टी की तरफ से रीतलाल यादव को चुनाव लड़ाया जाए और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आशा देवी का टिकट कट सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सिटिंग एमएलए का कोई भी समझौता नहीं करने जा रही है। एक खबर ये भी बहुत मजबूती से आ रही है, लेकिन समझौता है, समझौते में तो कुछ हारना और कुछ जीतना पड़ता है। जिस तरह से लोकसभा में आपने देखा 2019 में कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर पूरी तरह से रही। 5-5 उनके सिटिंग एमपीज का टिकट काटना पड़ा उन्हें। 17-17-6 का फॉर्मूला तय हुआ था। इन सब बातों को देखते हुए आरजेडी में भी उम्मीदवारों और दावेदारों की कमी नहीं है। इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट भी थे, बीएसपी भी लड़ी थी और भी कई दल चुनाव लड़े थे, लेकिन उन लोगों का आंकड़ा बहुत ही कम था। इस बार लगभग 3% के करीब। बिल्कुल ये पूरा चुनाव जो है शिफ्ट हो गया था एनडीए वर्सेस महागठबंधन में। इस बार भी कमोबेश स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। हालांकि परिस्थितियां बदली हैं 2015 से। 2015 में नीतीश कुमार जी महागठबंधन के हिस्सा थे, लालू प्रसाद उनके साथ थे। तब जब महागठबंधन इस सीट को नहीं जीत पाई तो अब क्या जीत पाएगी, एक बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न को का हल कौन करेगा? अब होगा महाभारत। नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका भारत लाइव में। भारत लाइव में चल रहे विधानसभा क्षेत्रों की सीरीज में अब हम अगले पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। अगले पड़ाव में हम पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दानापुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। दानापुर विधानसभा क्षेत्र से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां हमने कलेक्ट की हैं। यूँ तो ये हॉट सीट बनी हुई है। हॉट सीट बनने के पीछे का कारण एक तो यह भी है कि यह पटना राजधानी से सटा हुआ है। अब इसके पीछे और क्या क्या वजह हैं आज हम विस्तृत रूप से बाबा से जानेंगे। तो आइए जानते हैं आज बाबा की पिटारे में क्या है, क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है। ये सब हम सब कुछ जानेंगे, क्योंकि जब भी हम बाबा से बात करते हैं तो कुछ ना कुछ नया उस क्षेत्र के बारे में हमें जानने को मिलता है। तो आज हम उस क्षेत्र के बारे में बहुत ही विस्तार रूप से जानेंगे। तो बाबा आज खोलिए अपना पिटारा, क्या कुछ है उसमें? दानापुर का नाम सुनते ही सबसे पहले तो अनुशासन की बात होती है। जी बिल्कुल। अनुशासन क्यों होता है ये आपको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? तो इस देश में सुरक्षा को लेकर के जितनी भी बातें की जाती हैं उसमें दानापुर का योगदान सबसे बड़ा है। इस देश की रक्षा सुरक्षा में जो थल सेना का सबसे बड़ा केंद्र कहा जाता है वो दानापुर में है। और इसलिए यहाँ अनुशासन की बात होती है, यहाँ सेना की बात होती है, यहाँ सम्मान की बात होती है। और कहीं ना कहीं दानापुर क्षेत्र इसके लिए जाना जाता है। दानापुर छावनी का कौन परिचित नहीं है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस क्षेत्र में अक्सर चूँकि गंगा के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र के लोगों का एक बड़ा दंश है, वो भी हमेशा चर्चा में रहता है। और वो है बाढ़ के कारण यहाँ के लोगों की परेशानी। हर साल बाढ़ में इन लोगों का क्षेत्र डूब जाता है। खास करके कृषि क्षेत्र है और पशुपालन। जी बिल्कुल। यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। शहरीकरण के बावजूद इस क्षेत्र में अभी भी आपको शहरीकरण जैसा कुछ नज़र नहीं आएगा। हालांकि राजधानी से जैसा कि आपने बताया भी कि बहुत सटा हुआ है। विधानसभा को की बात अगर करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, तो ये क्षेत्र जिसको हम बता रहे हैं पाटलिपुत्रा के अंतर्गत आता है। पाटलिपुत्रा 2008 में अस्तित्व में आया। पाटलिपुत्रा लोकसभा के अंतर्गत 6 जो विधानसभा है उसमें दानापुर सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है, हमेशा से रहा है। 2015 में भी इसने धारा के विपरीत अपना जो फैसला है वो सुनाया था, जहां एक तरफ महागठबंधन को पूरे देश भर, माफ़ कीजिएगा पूरे बिहार भर में बहुत बड़ा जनाधार मिला था, वहीं दानापुर ने अपने ही रास्ते को चलते हुए पुराने ही लीग पर चला और आशा सिन्हा को यहाँ से जिताया। आशा सिन्हा भाजपा की उम्मीदवार थी और उन्हें एक बार फिर से जीत मिली। हालांकि आशा सिन्हा ने क्या कुछ किया है, किस आधार पर उन्हें वोट किया गया है, ये अभी भी सवालों के घेरे में है। जब हमने सर्वे किया, आपकी टीम जब सर्वे करने के लिए गई थी, आप जब आंकड़ों के साथ खेल रही थी, तब मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। उसमें देखा गया कि लोग खुश नहीं हैं।
हालांकि विधायक जी का कहना है, विधायिका जी बार बार ये कहती हैं कि उनको जो कुछ भी मौका मिला, जितने अवसर मिले, उतना अवसर उन्होंने अपने जनता के बीच में दिया और छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी वो हिस्सा लेती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता उन चीज़ों से खुश नहीं है। बिल्कुल, वहाँ स्थितियाँ जो हैं, वहाँ जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा हावी रहता है। लेकिन बार बार आप समझिए कि जब से दानापुर अस्तित्व में आया विधानसभा के रूप में, तब से लेकर अब तक कांग्रेस, और कांग्रेस से कहीं ना कहीं वहाँ के सीट छीना लालू प्रसाद ने, जब वो अपने पूरे सवाब पर थे। और लालू प्रसाद से इसे छीनने वालों के बारे में आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी ने छीना। अब भारतीय जनता पार्टी जो 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, पाटलिपुत्रा और दूसरा बाकी, माफ़ कीजिएगा, पटना साहिब, ये दोनों ही लोकसभा क्षेत्र जो हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना शहरी क्षेत्र में वर्चस्व बनाए हुए है, जिसमें एक क्षेत्र आपका दानापुर भी आता है। दानापुर चूँकि दोनों ही हिस्से में आता है, शहरी और अर्बन दोनों क्षेत्र में आता है। हमने जैसा कि बताया भी था कि जब पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र बन रहा था तो उसके बनाने में 3 अलग अलग लोकसभाओं से विधानसभा काट करके बनाए गए थे, जिसमें दानापुर पाटलिपुत्रा के अंतर्गत चला गया। हालांकि इसे रहना तो था कहीं ना कहीं पटना साहिब वाले क्षेत्र में, चूँकि पटना से सटा हुआ है, लेकिन मनेर भी इसके साथ वो उसी क्षेत्र में चला गया। जहानाबाद के 2 क्षेत्रों को इसमें जोड़ा गया, आरा से 2 क्षेत्र जुड़े, और सब मिलाकर के 6 जो हैं विधानसभा है, जिसमें एक दानापुर भी है। दानापुर की अगर बात करें तो पिछले चुनाव में स्थितियां बहुत कुछ करने के बाद भी आशा देवी को हरा नहीं पाई महागठबंधन, ये सबसे बड़ा कारण था। और इस बार के 2020 के चुनाव में आशा सिन्हा पूरी तरह से डिटरमाइंड लग रही हैं कि वो चुनाव जीतेंगी, लेकिन इस बार की स्थिति बहुत ज़बरदस्त है, बदली हुई परिस्थिति है। जहाँ तक हमारे पास आंकड़े जो आपने दिए हैं उसमें मतदाता भी यहाँ कम नहीं है, 3.25 लाख के आसपास मतदाता हैं, जिसमें महिला और पुरुष की संख्या अगर देखें तो लगभग बराबर चल रही है। महिला और पुरुषों की संख्या में 10% के आसपास का अंतर है। वोट देने के लिए आप लाइन लगा के लोग वोट करते हैं, एग्रेसिव वोटर हैं, और वोट का प्रतिशत भी अच्छा खासा रहा है। अब ऐसी स्थिति में आशा देवी जो पिछली बार जीती थी, उन्हें 72,000 से ज़्यादा मत मिले थे, और उनके जो अपोजिट में खड़े थे आरजेडी से राजकिशोर, उन्हें 66,000 वोट मिले थे। इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट भी थे, बीएसपी भी लड़ी थी, और भी कई दल चुनाव लड़े थे, लेकिन उन लोगों का आंकड़ा बहुत ही कम था। इस बार लगभग 3% के करीब। बिल्कुल ये पूरा चुनाव जो है शिफ्ट हो गया था एनडीए वर्सेस महागठबंधन में। इस बार भी कमोबेश स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। हालांकि परिस्थितियां बदली हैं 2015 से। 2015 में नीतीश कुमार जी महागठबंधन के हिस्सा थे, लालू प्रसाद उनके साथ थे। तब जब महागठबंधन इस सीट को नहीं जीत पाई, तो अब क्या जीत पाएगी, एक बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न को का हल कौन करेगा? तो इसके हल कमोबेश कुछ रुझान में आ रहे हैं। सबसे पहले तो आरजेडी की तरफ से एक सूचना जो आई, जो आप लोगों ने भी खबर के माध्यम से चलाया है, उसमें सबसे बड़ी खबर ये थी कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र से तेज प्रताप यादव की साली, चचेरी साली जो हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। आपको पता होगा कि दरोगा प्रसाद राय के साथ, उनके परिवार के साथ लालू प्रसाद यादव के परिवार का संबंध हुआ था। तेज प्रताप की शादी हुई थी चंद्रिका राय की पुत्री ऐश्वर्या से। ऐश्वर्या के चचेरी बहन है करिश्मा, जिन्होंने इन सब माहौल के बाद में, सारी माहौल को आप जानते हो, उस पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किस तरह से ऐश्वर्या और तेज प्रताप के बीच में तलाक के लंबे समय तक केस चला, उसका दोनों परिवार के बीच में बिखराव हुआ। अब चंद्रिका राय जो है आरजेडी छोड़ करके जदयू में चले गए हैं, लेकिन इस बीच में हुई है कि उनके भाई जो हैं विधान चंद्र राय, उनकी पुत्री करिश्मा जो है वो आरजेडी की हिस्सा बन गई हैं, और खबरें आ रही हैं कि उनको वहाँ से लड़ा जाएगा। लेकिन इस पर थोड़ा सा संशय है, लेकिन चुनाव और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ें आप, तो यहाँ से बाहुबली कहे जाने वाले लंबे समय से जेल में भी रहे हैं, एमएलसी भी रहे हैं। जेल में रह करके उन्होंने एमएलसी का चुनाव जीता था, रीत लाल यादव, जिनका कि साक्षात्कार भी आपके यहाँ लिया गया था, और भी वो काफ़ी चर्चे में हैं। और चर्चा उनकी इसलिए बहुत ज़्यादा हो गई है कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। आरजेडी के संपर्क में भी हैं, और महागठबंधन के अलावे एनडीए के भी संपर्क में हैं। अब आप समझ लीजिए कि एनडीए में अगर वो चले जाते हैं
तो आशा देवी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इन सब खेल को करने में माहिर माने जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के लालू प्रसाद और नीतीश कुमार अपने हिस्से की राजनीति बहुत ज़बरदस्त ढंग से करते हैं। हालांकि बात यहीं तक नहीं है, इसके अलावे भी बातें हैं कि यहाँ का जो मेन लोगों का डिमांड है जो हमारे सर्वे में आया है उसमें है कि ये दियारा क्षेत्र है और दियारा क्षेत्र के लोगों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। पीपा पुल इनका जीवन का अंग हो चुका है और उसी पीपा पुल पर अपने जीवन की यात्रा वो करते हैं। इन सब बातों को लेकर के अगर देखें तो यहाँ बीजेपी जो है वो पूरी तरह से अपने कैडर वोट पर निर्भर करती है। और इसके साथ साथ जो आंकड़े हमारे पास आते हैं उसमें हमने पहले भी बताया था, जैसा कि आपने भी शुरुआत में बताया था कि ये चूँकि राजधानी से सटा हुआ है इसलिए रूरल और अर्बन दोनों ही क्षेत्र के लोग इसमें मिले हुए हैं। जहां अर्बन क्षेत्र यहाँ 66% है, वहाँ 34% के आसपास यहाँ ग्रामीण क्षेत्र भी है। और इन ग्रामीण क्षेत्रों में के लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं क्योंकि उनके साथ बहुत सारी बातें होती हैं, अग्रेसिव वोटिंग करते हैं। इन सब बातों को लेकर के अगर बात करें इस क्षेत्र की तो राजकिशोर जो पिछली बार 2015 में चुनाव लड़े थे उनका टिकट कटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आशा सिन्हा के लिए भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। अगर कहीं नीतीश कुमार की दृष्टि हो गई तो हिंदुस्तानी अवाम पार्टी जिस तरह से महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है, हो सकता है कि हिंदुस्तानी अवाम पार्टी की तरफ से रीतलाल यादव को चुनाव लड़ाया जाए और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आशा देवी का टिकट कट सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सिटिंग एमएलएस का कोई भी समझौता नहीं करने जा रही है। एक खबर ये भी बहुत मजबूती से आ रही है, लेकिन समझौता है, समझौते में तो कुछ हारना और कुछ जीतना पड़ता है। जिस तरह से लोकसभा में आपने देखा 2019 में कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर पूरी तरह से रही। 5-5 उनके सिटिंग एमपीज का टिकट काटना पड़ा उन्हें। 17-17-6 का फॉर्मूला तय हुआ था। इन सब बातों को देखते हुए आरजेडी में भी उम्मीदवारों और दावेदारों की कमी नहीं है। यहाँ पर लगातार जो नाम आ रहे हैं, प्रेम किशोर यादव का नाम आ रहा है, सुजीत कुमार का नाम आ रहा है, करिश्मा राय का नाम तो पहले से थे ही, अब एक रीतलाल यादव पर सबसे ज़्यादा आकर के मामला फंस गया। इसके अलावे अभी और भी कई उम्मीदवार हैं। कई उम्मीदवारों ने तो हमारे पास खबर भी भेजी है, उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से हमें बताया भी है कि मैं भी उम्मीदवार हूं, मुझे भी टिकट मिल रहा है। बीएसपी वहां से चुनाव जरूर लड़ेगी क्योंकि 243 सीटों पर लड़ रही है। आरजेजेपी का भी एक नाम आ रहा है जो चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, और भी तीसरे फ्रंट का भी एक उम्मीदवार उसमें होगा ही। और इस बार के चुनाव में सिंपल सी बात यह है कि आशा सिन्हा जितना ज़्यादा निश्चिंत होकर के चुनाव लड़ रही थी, उनके लिए थोड़ी मुश्किलें जरूर होने वाली है। और दानापुर के चुनाव में इस बार दंगल जबरदस्त देखने को मिलेगा। आरजेडी अपने खोए हुए प्रतिष्ठा को वापस करने का प्रयास करेगी, क्योंकि लालू प्रसाद के समय से ही ये प्रयास चल रहा है। 2010 से पहले भी प्रयास चल रहा था कि ये सीट जो है कहीं ना कहीं आरजेडी अपने पाले में कर ले। और जब हमारी बातचीत हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, बहुत सारी बातें हुई, उसमें आरजेडी का जो रुझान था, आरजेडी के वरिष्ठ नेता जो हैं उनका कहना और मानना ये है कि राजधानी की अधिकांश सीटों पर, मतलब कि राजधानी के अधिकांश सीट मतलब सिर्फ पाटलिपुत्रा लोकसभा की नहीं, पाटलिपुत्रा के अलावे पटना साहिब, जहानाबाद और उसके सटे हुए जो भी क्षेत्र हैं उन सब क्षेत्र की सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर इस बार उनका नज़र है, जिसमें दानापुर भी एक उनका सबसे महत्वपूर्ण है। पिछली बार की हार और उससे पहले की भी हार का बदला लेने के लिए इस बार एक मजबूत उम्मीदवार को उतारेंगे। क्या वो करिश्मा हैं, क्या वो रीतलाल यादव हैं, या फिर कोई और है जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। बहुत सारे चेहरे हैं, अभी बहुत सारे चेहरों का नाम आना बाकी है। ये हमारा एक सर्वे है चुनाव से पूर्व। जैसे ही चुनाव की तिथियाँ घोषित होने लगेंगी, हम एक बृहद सर्वे लेकर आएंगे जिसमें हम मजबूती के साथ बताएंगे, पूरी प्राथमिकता रखते हुए कि कौन कौन से उम्मीदवार फाइनली चुनाव में आ रहे हैं। और ये हमारा सर्वे जो होगा, ये हमारा जो रिजल्ट आएगा, हम एपिसोड जो करेंगे वो पार्टियों के घोषणा से पूर्व होगा। अगर आप भी उम्मीदवार हैं, आप जीतने की स्थिति में हैं, आपको पार्टी ने टिकट देने का वादा कर लिया है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके नाम को भी प्राथमिकता के साथ रखेंगे और अपने एपिसोड में आपके नाम और आपसे बात करने के बाद जब हम संतुष्ट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको भी इस कड़ी में हम जरूर जोड़ेंगे। अब तक जो हमारे पास रुझान है उसके हिसाब से जो स्थिति दानापुर की है वो हमने बताया। अब इसमें फैसला
आपको करना है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि दानापुर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको भुलाया जा सके। दुनिया में दानापुर का नाम है, और दानापुर का नाम होने का कारण है कि यहाँ थल सेना का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, और इसके अनुशासन को भी हमेशा जब भी आप यहाँ से गुजरेंगे, अगर दानापुर होकर के आपको गुजरना है तो मिलिट्री छावनी से ही जाने का रास्ता है, और उस रास्ते से आप जाएं तो आपको अनुशासन पता चल जाएगा कि आपको 20 और 40 से कम के स्पीड में जाना है। वहाँ पुलिस सेना के जवान खड़े रहते हैं और वो आपको वॉच करते हैं, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, और पूरे अनुशासन के साथ वहाँ जैसे ही जाते हैं आपके पैर ब्रेक पे पड़ जाते हैं, आपका स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाता है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अनुशासन में वो शक्ति है, और शक्ति दानापुर देता है। जी बिल्कुल, जैसा कि बाबा ने कहा कि दानापुर में अनुशासन है और अनुशासन शक्ति देता है, तो देखना इस बार है कि इस वोट की शक्ति किसके पास जाती है। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में बता भी सकते हैं, या फिर हमारे दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।